Today we are reacting to Dhruv Rathi reality of Dhurandhar film. The point is that मैंने ये वीडियो खोली and then I saw the comment section chat. मैंने comment section देखा and उसका first comment था make a video on reality on myself. Bro, what is this comment section? All right, let's go. नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। करो मैं एक फिल्म बनाता हूँ, एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। Okay. ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। वाह, क्या नाम है भाई, क्या नाम है भाई, क्या नाम है। ऑपरेशन भवंडर, ऑपरेशन भवंडर। ध्रुव भाई को पता है ऐसी वीडियो तभी याद आती है जब कोई बड़ी चीज इंडिया में हो रही है, कब कोई मूवी बन रही हो तब। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी स्क्रीन कर दिया मैंने, ठीक है, सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा आएगा। वंडर फॉर रियल भाई। प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 अब फिल्म में यहाँ पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहाँ पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है, ये अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए फिर भी यह हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। गोभी जी, एक तो गोभी जी नाम क्यों रखा भाई, ये गोभी जी क्या नाम है भाई, कोई मेरे को समझाएगा ये गोभी जी क्या नाम है, ये किसको, गोभी जी से क्या बोलना चाहता है भाई ध्रुव भाई, किसके ऊपर इशारा कर रही है चैट, आखिर किसके ऊपर इशारा हो रहा है भाई ये। ओके आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। बट भाई आपने तो लिटरली यहाँ पे बोल ही दिया कि भाई गवर्नमेंट का हाथ होगा, इसी को तो मैनिपुलेशन बोलते हैं। लाइक अरे यार मेरे को एक चीज बताओ, इन दिस होल थिंग धुरंधर कहाँ पे आता है, व्हाट द फक इज दैट फॉर रियल भाई। फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है, लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है, तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिल्म के अगले सीन में कट करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो, तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिवेंज। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? मेरे 4 मिनट बर्बाद हो गए हैं भाई, मेरे 4 मिनट बर्बाद हुए हैं लिटरली।
ये स्टार्टिंग के 4 मिनट का मतलब क्या था भाई? कोई मेरे को बताओ, ये स्टार्टिंग के 4 मिनट का क्या मीनिंग था भाई? भाई धुरंधर बढ़िया थी यार, फालतू हिट लग रहा। सी द पॉइंट इज दैट आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड, आखिर ध्रुव राठी एक मूवी के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा है? एक मूवी के ऊपर वीडियो बन रही है चैट, एक मूवी, लिटरल एक मूवी। ऐसे कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी, सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है। ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर क्योंकि लास्ट वाली एनिमल वाली नंबर 1 पे चली थी व्यूज। सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड धुरंधर, ठीक है ना? एनिमल में जो वायलेंस था आई कैन एक टाइम पे अंडरस्टैंड कि वो वायलेंस बहुत ज्यादा खराब है, बट धुरंधर इज नॉट लाइक दैट। धुरंधर में जो वायलेंस है, पहली बात तो वायलेंस की तो बातचीत ही नहीं होती। पहली बात तो मुझे एक इतना वायलेंस वाली बकचोदी करती है ना इस मूवी के अंदर। मूवी के अंदर एक्चुअली में वायलेंस तो है ही नहीं, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मूवी के अंदर बहुत कम वायलेंस है, मेजरली तो सिर्फ ड्रामा ही चल रहा होता है, ठीक है? मूवी के ऊपर, मोदी के ऊपर, द होल, मैं यही तो बता रहा हूं। अभी तुम देखते हैं भाई, बस अपने पाकिस्तानियों को खुश करना चाह रहे हैं ध्रुव राठी, दिखाने की कोशिश की जा रही है। भाई किसी को खुश नहीं कर पाएंगे ये। धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ओके, लेट्स सी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा। 6 महीने के इंतजार के बाद अब एआई मास्टर क्लास। ओ ये क्या हुआ? मेरा मैं रेज क्यूट कर दूंगा चैट। रुको, पहले ये मास्टर क्लास की क्या जरूरत है भाई यहाँ पे? रुको। पहले तो मेरा 5 मिनट ऑलरेडी बर्बाद हो गए भाई। एक्चुअली में इस 5 मिनट से मैं कुछ भी नहीं सीखा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा। 6 महीने के इंतजार के बाद अब एआई मास्टर क्लास वापस आ गई है। 4 जनवरी को मैं 2026 का पहला सेशन होस्ट करूंगा। ये 2.5 घंटे की एक लाइव वर्कशॉप है। इसमें मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा एआई टूल सिखाता हूं। इसमें चैट जीपीटी, डीप सीक, लियोनार्डो एआई, ड्रीम स्टूडियो, रनवे एमएल, 11 लैब्स, एआई से फोटोज बनाना, एआई से वीडियोस बनाना, एआई से गाने बनवाना, प्रेजेंटेशन बनवाना, रिपोर्ट्स बनवाना, प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, ढेर सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं। आखिरी बार मैं भाई देयर इज नो फकिंग वे ये बंदा जर्मनी में पड़ा है। हेलो मिस्टर अजीत, इससे अनपढ़ बात मैंने आज दिन तक नहीं देखी है भाई, ठीक है ना? इससे गंदी चीज मैंने आज दिन तक नहीं देखी है। व्हाट डू यू मीन बाय? भाई ये बंदा एआई की मास्टर क्लास सिखा रहा है कि एआई कैसे यूज करते हैं, एआई से फोटोज कैसे बनानी है, एआई से वीडियोस कैसे एडिट करनी है। भाई क्रिएटिविटी की तो माही दी भाई। एक्चुअली में भाई ये बंदे को चाहिए ही नहीं है कि कोई बंदा क्रिएटिव बने। पहले तो कोर्स बनाया यूट्यूबर कैसे बनना है, अब कोर्स बना रहा है कि भाई एआई कैसे। अरे भाई इंडिया का आईक्यू थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश कर दो भाई। बंदों को खुद एआई सीखने तो नहीं सीखना भाई। फोटो बनाने की कौन सी मास्टर क्लास होती है चैट? लाइक एक्चुअली में यू गो टू जेमिनाई, राइट? तुम जेमिनाई पे जाओ एंड लिख दो, फोटो बन जाएगी। वीडियो वाला जो एआई इंजन है वहां पे जाके भाई तुम वो लिख दो, वो बन जाएगी। इसकी भी कोई और भाई कौन लोग हैं जो ये मास्टर क्लास लेते हैं? देयर इज नो फकिंग वे चैट। मैं नहीं मान सकता कि भाई कोई भी ऐसा इंसान होगा जो भाई ये मास्टर क्लास लेता हो भाई। लाइक एक्चुअली में आई डोंट बिलीव गाइस कोई भी ऐसा बंदा होगा जो ये मास्टर क्लास लेता हो। मास्टर क्लास जून 2025 में करी थी और आप स्क्रीन पर उन लोगों के रिव्यूज देख सकते हो जिन्होंने उस क्लास को अटेंड किया था। ये एक बहुत ही बढ़िया और अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एआई में अपस्किल करने के लिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। तो अगर आप पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आज ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मूवी टिकटों भाई, एक मूवी टिकट 500 रुपए की आती है, 300-400, तो मतलब 800 रुपए तो आपने ऐसे ही ले लिए। क्यूआर कोड में मिल जाएगा। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने पहले इसे ज्वाइन किया था तो भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं एआई में। तो इस एआई मास्टर क्लास का कंटेंट दोबारा से रीडिजाइन किया गया है सारे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द 20, थैंक यू सो मच फॉर द मेंबरशिप आल्सो। भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से भाई इस मूवी को भाई नाजी से कनेक्ट कर दिया भाई। ये मूवी कुछ नहीं भाई, बोल दिया जैसे हिटलर के ऊपर मूवीज बनती थी वैसे भाई ये मूवी बन रही है यार। इस पूरे मूवी में तो मुझे समझ में ही नहीं आया एक्चुअली में भाई यार मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं देखा भाई। चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। बट इस मूवी में गवर्नमेंट के ऊपर तो बातचीत हुई नहीं थी, पाकिस्तान के गुंडों के ऊपर बातचीत हुई थी भाई।
लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोनटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को अरे तो बट वो कब बोल रहा है कि वो भाई वो नकली मूवी है यार? कोई ध्रुव भाई को समझाओ कि वो रियल बातचीत नहीं है। उसमें जो कैरेक्टर दिखाया ना कि पहले भाई वो गुंडा था या क्रिमिनल था, उसके बाद वो बना, भाई वो नहीं है ऐसा। आने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान बट चैट कोई मेरे को ये समझाएगा कि सारे कंट्रीज यही नहीं करती, चाइना नहीं करता, ये चाइना नहीं करता चैट। अभी एआई वॉर चल रहा है, कितने सारी चाइना ने लाइक चीजें लीक कर दी। बोलते हैं चैट जीपीटी वाले कि भाई वो लीक करके एक इंजीनियर भाग गया, वो स्पाई था, ये था। भाई अगर एक कंट्री बोलेगी भाई हमारा एक स्पाई ना पाकिस्तान के अंदर है, क्या क्या बातचीत है भाई ये? लाइक ऑब्वियसली इफ अ स्पाई गोज दैट इज व्हाई उसका नाम स्पाई है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट मना ही करेगी। स्पाई का जितना मैंने अपनी लाइफ में कॉन्सेप्ट समझा, यही कॉन्सेप्ट तो नहीं होता क्या? लाइक मेरे को एक चीज बताओ, ये कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि लाइक स्पाई का फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है? इवन तुम्हारा कुछ हो जाएगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगी कि ये हमारा स्पाई था। के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया, लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। नहीं, उसमें ये दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाता है, ठीक है ना, एंड फिर जो आईएसआई के लोग जो होते हैं ना, उनके साथ उनका दिल बहुत अच्छा होता है, और आईएसआई वाली लड़की होती है मेजरली, दोनों में प्यार हो जाता है, एंड देन वो मिलके फिर जो है ना चीजें फिक्स करते हैं। दैट इज व्हाट दोज मूवी शोज चैट, ठीक है ना। तुमने अगर कोई सी भी मूवी देखी है तो तुम्हें पता होगा भाई ये चीज। दैट इज द प्रॉब्लम। उसको वो प्रोपेगेंडा नहीं है। वेयर इज द प्रूफ कि आईएसआई वाले लोग जो है ना वो अच्छे होते हैं भाई? वेयर इज द प्रूफ? समझे ना तुम? ये क्या बोल रहे हैं भाई? प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे लो नीचे देखो, जॉइन का ऑप्शन होगा। पाकिस्तान के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं, और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका इनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए, रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर की गई। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। मेरे को एक चीज बताओ चैट, मेरे को एक्चुअली में एक चीज बताओ, कोई पॉइंट है? 9 मिनट की वीडियो है, ही इज सेइंग कि लाइक यू नो जो रहमान डकैत था उसका एनकाउंटर करके उसको मारा गया था, दिस एंड दैट। अरे भाई बट मना कब किया कि वैसे नहीं मारा गया था? लाइक एक्चुअली में चैट मना कहाँ किया? 9 मिनट हो गए हैं, मूवी में प्रॉब्लम क्या है मुझे ये समझ में नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम सरदारी साहब से भी अपील करते हैं केस के मुतालिक गौर करें और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती, और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। ही विल नॉट टॉक अबाउट। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, धुरंधर मूवी के अंदर ये चीज नोटिस करिए कि वहां पर एक भी जगह पे ऐसा नहीं दिखाया गया कि पाकिस्तान में जो है ना लोग ऐसे हैं कि भाई लड़कियों को जो है ना बुर्का पहना के रखते हैं, ठीक है ना, या उसमें ऐसे दिखाया गया है कि भाई वहां की जो नॉर्मल मुस्लिम लोग जो है ना वो कितने गंदे हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा खराब है भाई, वो तो हिंदू लोग से नफरत करते हैं, ठीक है। क्या वहां पे कहीं पर भी किसी वे में ऐसे दिखाया गया कि भाई लाइक इफ यू सी इन द होल मूवी, जो चीज मेरे को अच्छी लगी
वहां पे एक्चुअली में वो चीज नहीं दिखाई गई है कि मुस्लिम लोग खराब हैं, बिकॉज वहां पे भाई नॉर्मल ऐसे दिखाया गया कि भाई लड़कियां भी बहुत फ्री में, लाइक यू नो, बहुत फ्रीडम है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, एवरीवन वेयर्स व्हाटएवर दे वांट। इवन वो लड़की जब भाग गई थी घर से एग्जाम उस मूवी के अंदर, तो भी उसके बाप को लाइक ऐसे नहीं दिखाया गया कि भाई उसका बाप इतना ज्यादा ऐसा था कि भाई उसने अपनी बच्ची को उठा लाया, ये कर दिया वो कर दिया। ही विल नॉट टॉक अबाउट दोस थिंग बिल्कुल भी यहाँ पे। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते हैं। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवीज ही सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाना तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूंगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य थर जब ऐसा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है, क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य थर से इस चीज को लेकर, तो वो कह देगा बट व्हाट इज द प्रोपोगेंडा एक्चुअली में, व्हाट इज द प्रोपोगेंडा? अगर हम प्रोपोगेंडा की बातचीत करें तो इन दिस मूवी क्या प्रोपोगेंडा है एग्जांपल में जो ध्रुव भाई थिंक इज अ प्रोपोगेंडा टाइप शिट, लाइक बिकॉज़ उसमें तो मुझे कुछ दिखाई नहीं है ऐसा इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेंडा, तो उसमें कुछ चीज है ही नहीं। ये तो फिक्शनल फिल्म है, और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म है। हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। डॉग विस्लिंग। साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों। करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीणा ने राज्यसभा को बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेलारू का भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में यह बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था। कंपनी ने बाद में इस कमी को स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। आगे देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी, उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है। अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर 2009 का आर्टिकल देखिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे, लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सके। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोल्ट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे और एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की कमी थी। यानी यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा स्विफ्ट रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर यह हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएंगी। क्योंकि चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। मुझ पर यकीन नहीं होता, इन रिपोर्ट्स को देखो। कांधार फ्लाइट हाईजैक को लेकर पहले से इनपुट थे जिन पर काम नहीं हो पाया, और जब प्लेन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए उतरा, वहां पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। इसी हाईजैक के दौरान मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को छोड़ा गया था। बाद में कई आतंकी हमलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जैसे कि 2001 का JNK असेंबली अटैक, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का 26/11 अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, 2019 पुलवामा अटैक और अब 2025 में रेड फोर्ट टेरर अटैक। इंडिया टुडे के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। उड़ी आर्मी इंस्टॉलेशन के टारगेट होने को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स मौजूद थे। IB ने आर्मी यूनिट्स को अलर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी उड़ी टेरर अटैक हो गया। पुलवामा आतंकी हमले को देखिए। फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि 2-3 नहीं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद खराब कोऑर्डिनेशन हो या खराब प्लानिंग की वजह से चूक जाना हो, इन सभी फेलियर्स के लिए सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और ये किसी भी नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है। ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर तरफ आलोचना भी होती थी। लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए रेड फोर्ट टेरर अटैक पर भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे
मूवी की बात कहाँ है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है ध्रुव भाई, इफ यू आर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक देन इसमें रियलिटी ऑफ धुरंधर कहाँ है? धुरंधर की बातचीत कहाँ हो रही है? इसका टाइटल चेंज करो। इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा क्लिकबेट मैंने आज दिन तक नहीं देखा। कॉज भाई मुझे एक चीज जाननी है भाई, मूवी की बातचीत कहाँ है? मैं मूवी के बारे में देखने आया था भाई। कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने ये कहाँ बोला है? मूवी में ये लाइन आई है क्या, ये सरकार देशभक्त नहीं है? इज देयर अ लाइन इन दिस मूवी? लाइक एक्चुअली बिकॉज मुझे याद नहीं है, शायद ऐसी कोई लाइन थी मूवी में, बिकॉज मेरे को आई स्वेयर टू गॉड याद नहीं है। बिकॉज मेरे को कुछ चीजें पता है कि भाई एक लाइन थी, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया सबसे पहले है एंड सेकंड नंबर पे पाकिस्तान आता है, ऐसे करके एक लाइन मैंने देखी थी। में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूं, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। अरे नहीं भाई, उसने हिटलर को अच्छा दिखाया था, समझे ना? उसने हिटलर के ऐसे ऐसे सीन्स लिए थे जिससे हिटलर का ऑरा दिखता था, समझे? दैट इज द डिफरेंस भाई। Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts. Ich wusste gar nichts. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स मारेगा। लेकिन सुजान सोनताग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया था। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों बट इसमें भी धुरंधर की बातचीत कहाँ पे है ध्रुव भाई? ध्रुव भाई इसमें धुरंधर कहाँ है? मुझे नहीं जानना हिटलर जी के बारे में यार, मुझे नहीं जानना भाई। उनके ऊपर एक ऐसी वीडियो बनी थी भाई, में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टेकल ब्रो इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स rather talking about real problems. Eine dieser Reden Schienen eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. सच बात ये थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए अरे ध्रुव भाई मेरी बात सुनो यार, ध्रुव भाई मेरी बात सुनो। जब कोई बंदा रिकॉर्ड करता है, उसका इंटेंशन गलत ही हो तो भी वो अच्छे से ही रिकॉर्ड करेगा ना, उसी को तो डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर का काम ये होता है कि जो भी उसका मोटिव है उसको अच्छे से दिखाए। एंड सी जिसकी ये बातचीत कर रहा है उसमें और आदित्य धर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। सी आदित्य धर इज आई गेस लाइक किसी ने बोला ही इज कश्मीरी पंडित, ठीक है ना? ही मेक्स द टॉपिक जो उसको सही लगता है एंड उसकी वीडियो में लाइक उसकी मूवी में एक कुछ भी ऊपर नीचे है ना भाई 100% लीगल वो हो गए। लोग चूतिया नहीं है, पीपल भाई डोंट। अभी तुम ये बताओ, अभी देखो 2-3 मूवी आई, द ताजमहल वाली वो मूवी आई, ठीक है ना? उसके ऊपर लोगों ने बोला ना कि चूतिया पिक्चर है भाई, किसी भी चीज में तुम चीजें डाल दे रहे हो। पीपल हैव दिमाग टू। बारामुल्ला, तुमने अगर किसी ने बारामुल्ला नहीं देखी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो मैंने देखी है भाई। ही हैज हिज ऑन स्टाइल, बट मुझे नहीं लगता मूवी में प्रोपोगेंडा है स्पेशली। रोशन जी, इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा। एंड सी द रीजन ऋतिक रोशन इतना नहीं बोलेगा एंड हिल बी ऊपर नीचे, बिकॉज़ ऋतिक रोशन इज अ बिग आर्टिस्ट, ठीक है ना? एंड आई गेस ही इज आल्सो वेरी पॉपुलर इन अदर प्लेसेस। तो वो चाहता है कि भाई वो सीधा सीधा दुश्मनी ना कर ले हर किसी से। तो लोग इतना तो तुम लोग को पता है भाई, लोग बीच एक्सेप्ट नहीं करते भाई, उनको मिडिल में रहना होता है, समझे? कि वो एक साइड नहीं लेना चाहते, बीच में हो जाए। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के आने से अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना। और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। सर इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। अभी नहीं, ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार जन्म लेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर यूपी के लिए भी एक इंटेल है। अभी नहीं, यूपी की इन्फॉर्मेशन को भी संभाल कर रखो। यूपी में एक दिन आएगा
जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए? नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाई नुमा होती है। वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे उनकी सैलरी कौन दे रहा था, क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा। जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको आप एक मुस्लिम परिवार से हैं, जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी केसी करवाई। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। कुछ दिन पहले ही अजीत डोभाल। ठीक है, आई अंडरस्टैंड चैट, मैं ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझा, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये पॉइंट मूवी में था कहां? व्हेन ही सेड कि हिंदुस्तान का दुश्मन हिंदुस्तानी लोग हैं, तो उन्होंने कब बोला कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो प्रॉब्लम है? उसमें कब बोला गया एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में? ये जो अभी क्लिप यूज हो रही है, ठीक है ना, डू यू अंडरस्टैंड? ये तो अभी ये रियल लाइफ क्लिप्स हैं। मूवी में उसने दिखाया भी नहीं है कि भाई इंडिया के लोग इतने पैसे हैं, नहीं दिखाया वहां पे कहीं पर भी, मूवी में कहीं पर भी। दैट इज अ रेफरेंस। हाउ इज दैट अ रेफरेंस? डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे तो ये भी रेफरेंस हो सकता है कि भाई इंडियंस ही इंडियंस के दुश्मन है, कॉज भाई तुम्हें ना पता हो तो इंडियंस ही दूसरे इंडियंस के रेसिस्ट भी हैं। वो काले को काला बोल देते हैं, नीची जात बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिया तो भाई दूसरे लोग की वैलिडेशन पहले लेता है, उनको हर चीज में प्रॉब्लम निकालनी होती है इंडियंस को। उसका ये मीनिंग भी तो हो सकता है ना। उसका ये मीनिंग कहां से हुआ कि व्हेन यू से इसकी इंडिया का पहला दुश्मन तो इंडियंस ही है, ठीक है। व्हेन उसका ये मीनिंग कहां से हो गया जो निकाला जा रहा है भाई, ये मीनिंग? की एक पुरानी सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। You take care of your house. Don't bother about us. अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि आईएसआई ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें अधिक रहे हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगम। बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैला ध्रुव राठी एंड इंडियन न्यूज चैनल्स में कोई फर्क नहीं बचा अब तो। वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा।
तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की, हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया। लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळस्कर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो भाई जब वो सीन्स आए थे तब मूवी इंडिया वाले सीन में दिखा ही नहीं गई थी। देयर वाज अ सीन जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था एंड एक फीमेल कांस्टेबल का चेहरा दिखाया गया था जिसने गाड़ी रोकी थी एंड गोली लगी थी, वो रियल था। जब इसमें 26/11 का सीन हुआ था तब भाई वहां पे लोग पाकिस्तान में होके वहां पे दिखा रहे थे, ठीक है भाई। इसको थोड़ा बहुत भी मूवीज की नॉलेज नहीं है कि हाउ थिंग्स वर्क। एएसआई तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हाँ एविडेंस। वो पाक पर्सपेक्टिव था, एग्जैक्टली। इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर, वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर लेता है भाई, समझ गया, रिस्पांसिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं, भाड़े को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं तो कभी नफरत को। भाई दैट इज, मैं एक चीज बताऊंगा ध्रुव भाई, प्रमोटिंग अ यूट्यूब कोर्स एंड सेइंग दैट दिस कैन चेंज योर यूट्यूब करियर, आप पैसे कमा सकते हो, वो ज्यादा लोग को बर्बाद करता है देन लाइक यू नो पान मसाला, सिगरेट, दारू, कुछ भी। बिकॉज दारू पी के कोई बंदा मरता है ना तो वो बहन का लौड़ा अपनी मर्जी से मर रहा है, ठीक है, उसकी बुद्धि खराब है, लेकिन आप फेक ड्रीम्स बेच रहे हो। इफ आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई, तो मेरे को ना एक चीज सिर्फ ध्रुव भाई की नहीं पसंद है कि भाई वो दूसरे लोग के ऊपर बहुत बोलते हैं कि देखो भाई ये तो पान मसाला प्रमोट कर रहा है, ये तो वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना, ये कुछ भी प्रमोट कर रहा है। एटलीस्ट पान मसाला पे लिखा होता है, आप तो फुल ऑन ये बेचते हो कि भाई मेरा कोर्स ले लो, ठीक है ना, मेरा यूट्यूब कोर्स ले लो, उससे आप अपना यूट्यूब को फुल टाइम करियर बना सकते हो। कितने लोग का करियर, डू यू इवन नो कितना परसेंटेज ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब एक्चुअली अर्न्स? ठीक है ना, आई कम इन बिटवीन द टॉप टियर पीपल, स्टिल मैं उतना पैसा नहीं कमाता फ्रॉम यूट्यूब जितना लाइक यू नो लाइक एग्जाम्पल में, जबकि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूं। थिंक अबाउट द पीपल जो इनके कोर्स लेते हैं, उनमें से कोई पैसा नहीं कमा रहा चैट, और वो सपने में ही रहते हैं कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे। वो एक कंप्यूटर ले लेते हैं, एक कैमरा ले लेते हैं, भाई लोन लेके इतनी सारी चीजें ले लेते हैं, उनका करियर का क्या भाई? वो भी तो डिप्रेस हो जाते हैं ना भाई। तो डू यू अंडरस्टैंड, लाइक इट इज अ वैलिड पॉइंट एंड आई डोंट रियली अंडरस्टैंड ध्रुव भाई के ऊपर कोई ये चीज बोलता क्यों नहीं है, बिकॉज़ भाई फॉर मी इट इज वेरी बैड। आई एम अगेंस्ट एनी कोर्स वाला थिंग स्पेशली ऑन यूट्यूब, बिकॉज़ भाई आर्ट होती है, आर्ट जितना आप बनाओगे, जितना सीखोगे, उतने अच्छे आर्ट में हो जाओगे। यूट्यूब वाज सपोज्ड टू बी अ आर्ट थिंग। खुद की बुद्धि यूज करोगे तभी समझ में आएगा कैमरा कैसे चलाते हैं, बोलते कैसे हैं। खुद की बुद्धि यूज कराओगे तभी आपको समझ में आएगा कि सामने वाला असली बोल रहा है कि नकली बोल रहा है, वो बोल रहा है वो मैनिपुलेशन की नहीं है। अगर आप एक्चुअली में अपनी ऑडियंस को सिखाना चाहते हैं ना, तो आप ऑडियंस को समझाते कि भाई सर जी मुझे धुरंधर के ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आप जब मूवी देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि मूवी इज अ मैनिपुलेशन, मूवी इज अ प्रोपोगेंडा। बट ध्रुव भाई चाहते ही नहीं है उनकी ऑडियंस में कोई भी अपनी बुद्धि यूज करे भाई। प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी समझते हैं। आप बहुत समझते हो भाई यार। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स। ध्रुव इज गुड ब्रो, आई लव इसकी वीडियोस, ध्रुव भाई की वीडियोस व्हेनेवर ही अपलोड्स वो वाली चीज क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज है, आई लव दैट। बट का डिपिक्शन, रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे नहीं भाई ध्रुव भाई, मैं आपको बताता हूं, मूवी के अंदर किसी ने नोटिस नहीं किया, बट एक्चुअली एक भी इंसान को रहमान डकैत ने
मारा ही नहीं है, एक भी इंसान को अकेले मार ही नहीं पाया वो पूरी मूवी के अंदर। जो फर्स्ट किल किया था ना, जिसको उसने ऐसे ऐसे मारा था, ठीक है ना, उसमें भी दूसरे लोग ने उसको मार के परोस के दिया था। डू यू अंडरस्टैंड? रहमान डकैत पूरे मूवी में इफ यू सी ना, ही कांट डू एनीथिंग, उसको दूसरे लोग चाहिए है टू हेल्प हिम, ठीक है ना। टेक्निकली वो एक पुस्सी कैरेक्टर है अगर तुम उससे अच्छी से देखोगे, बट मूवी में उसको स्टाइलाइज किया गया है ना, इसीलिए ऐसे लगता है, उसमें दिखाया गया है कि उसका ऑरा बहुत है। इसी को बोलते हैं फिल्म मेकिंग। ये एआई से नहीं सीखते ध्रुव भाई, ये एआई से नहीं सीखते। यहाँ पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है। या दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, आई 100% एग्री। लेकिन रहमान डकैत के ऊपर जो ये बनाया गया, ही वाज लाइक दैट, यू सेड दैट, तो वही तो दिखाया मूवी में। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया। किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर। किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है। अरे यार ध्रुव भाई ने एनिमल और धुरंधर को सेम में ही डाल दिया। अरे यार ध्रुव भाई मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को कोई एक चीज बताओ, अगर कोई बंदा पूरा बम लेके फट जाए तो उसको मूवी में मैं क्या ये मूवी में दिखाऊंगा कैसे वो चीज होते हुए? ऐसे तो दिखाऊंगा ना कि फटेगा तो पूरा छिचड़े उड़ जाएंगे। दैट इज द थिंग ना भाई, वो हुआ है तभी तो दिखाया है ना यार। मेरे को पागल बोल दिया ध्रुव भाई ने कि मैं ये मूवीज देखता हूं तो मेरे में कोई प्रॉब्लम है। सी आई एग्री एक चीज के साथ, एनिमल में जो कैरेक्टर दिखाया गया है दैट इज अ बैड थिंग। कोई सी भी मूवी जिसमें एक लाइक गुंडा वाला, जैसे मूवीज होते थे ना, पुरानी बॉलीवुड मूवीज होती थी, उसमें एक चीज दिखाई जाती थी कि भाई लड़कियों के पास जाओ, बार बार जाओ, उनको छेड़ो, कभी ना कभी तो वहां बोल ही देगी, ठीक है ना। वो चीजें गलत थी, बट इसमें वो रियल लाइफ में हुआ है, समझे? तो वैसे ही तो दिखाएंगे ना कि हुआ कैसे था, जो लोग बोलते हैं। क्या स्वाद आता है देखकर भाई, मुझे स्वाद नहीं आता भाई वैसे देखकर। पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस यार व्हाट के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा है। देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो। एनिमल फिल्म भाई कुछ टाइम पहले इसी बंदे ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऊपर ना एक्चुअली में वीडियो बनाई थी। जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर दोस्तों आपकी फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है। मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लगे You don't know you little bro. He doesn't really care about you little bro. ध्रुव भाई यार ऐसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेंस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालतों में कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए इमेज का मेक अ वीडियो ऑन रियलिटी ऑन माई सेल्फ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। एक भी कमेंट पे लाइक नहीं किया भाई ध्रुव भाई ने। चलो गाइस, that is it for this video. I'll see you in the next one. Take care, bye bye.